10 में से 8 लोगों को अपनी ज़िंदगी में थायराइड नोड्यूल्स होगा कभी ना कभी। सही बात है, अगर 10 में से 8 लोगों को ये गांठें बन रही है तो डाउट तो आता है कि कुछ तो लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम होगी या डाइट में जिस वजह से हो रहा है। बहुत सेलिब्रिटीज़ भी है जिनके बारे में मैंने पढ़ा, जिन्हें जैसे ही पता चला उन्हें एक मेजर गॉइटर है, इंसिडेंटली उन्होंने तुरंत ग्लूटेन छोड़ दिया और उससे बहुत श्रिंकेज होने लगा। मैं इंडिया में इसके कुछ ट्रीटमेंट्स के लिए वन ऑफ द पायोनियर्स हूँ और वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम सेंटर्स। सेकंड मोस्ट कॉमन कंप्लेंट है प्रेशर सिम्टम्स। वो गांठ बड़ी होने लगी है तो अब वो प्रेशर करने लगी है एयर पाइप या फूड पाइप पे। देना ही है तो ये वाला कैंसर दे दो क्योंकि क्योर रेट ऑलमोस्ट 99.5% है। अब उससे प्रॉब्लम क्या है कि एक तो मेजर सुप्रा मेजर सर्जरी हो रही है, हेमीथायरॉइडेक्टोमी, आधा थायराइड निकाला जा रहा है। आज इवन आपको मेडिसिन पे जाने का चांस है क्योंकि आधा थायराइड निकाल दिया, अगर बाकी का बचा हुआ आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म नहीं संभाल सकता तो आपको सारी जिंदगी थायराइड की मेडिकेशन लेनी पड़ेगी। एक नीडल से ये गांठ को क्योर कर पा रहे, हम उसे जला पा रहे, जिसके बाद पेशेंट जब अपने घर जाता है वो गांठ नेचुरली श्रिंक होकर गायब हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में लोगों को पता ही नहीं है इस टेक्निक के बारे में। थैंक यू फॉर कमिंग द पॉडकास्ट सर। आज का हम लोगों का टॉपिक है थायराइड नोडल्स। मुझे तो पता ही है सर कि ये कितना कॉमन है, पर मुझे आपके एक्सपीरियंस से जानना है कि ये कितना कॉमन है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये टॉपिक मेरे हार्ट के बहुत ही क्लोज है। अगर आप मेरा चैनल देखोगे यूट्यूब पे, डॉक्टर गंगवानी वैस्कुलर क्लिनिक, जिस पे ऑलमोस्ट 5 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स है आज के तारीख में, तो हम एक मेजर टॉपिक जिस पे बात करते हैं वो है थायराइड नोड्यूल्स और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। और इसका कारण है कि ये आज बहुत ज़्यादा कॉमन है, जितना हम सोचते हैं उससे कई ज़्यादा। अगर आप सिम्टोमेटिक थायराइड नोड्यूल्स देखोगे, यानी कि ऐसे नोड्यूल्स जो बड़े हो चुके हैं, बाहर से दिख रहे हैं या प्रेशर कर रहे हैं, जिसके लिए पेशेंट को एक डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तो कुछ स्टडीज़, वेरिएबल स्टडीज़ है, बट कुछ स्टडीज़ बताती है कि 10 to 15% पॉपुलेशन को ऐसा हो सकता है, यानी कि हर 10 में से एक व्यक्ति को ये होगा। लेकिन जब सोनोग्राफी पे हर एक को स्क्रीन किया गया, मतलब एक शहर में गए और 100 लोगों का सोनोग्राफी किया गया, या फिर कैडेवर स्टडीज़, कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ और 100 लोगों को पोस्टमार्टम किया गया, तब ये पाया गया शॉकिंगली कि 65 से 76% लोगों को थायराइड नोड्यूल्स होते हैं, चाहे छोटे से ही पर होते हैं। जिसका मतलब हर 10 में से 8 लोगों को अपनी ज़िंदगी में थायराइड नोड्यूल्स होगा कभी ना कभी। या एक टाइम पे अगर 10 लोग बैठे एक रूम में तो उनमें से शायद 8 को थायराइड नोड्यूल्स होगा अगर उनकी सोनोग्राफी कर ली जाए। इतना कॉमन है ये। अगेन, डरने वाली बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम बनाना चाहिए हर एक की गर्दन का सोनोग्राफी करने के लिए, क्योंकि लकीली 95% नोड्यूल्स आज भी नॉन कैंसरस होते हैं। एट द सेम टाइम इंसिडेंटल डिटेक्शन ऑफ कैंसरस नोड्यूल्स भी बहुत कॉमन है। यानी कि जैसे मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ, अमेरिका में एक बहुत फेमस एंडोक्रिनोलॉजिस्ट थे जो थायराइड की नोड्यूल्स और थायराइड की कंडीशन को ट्रीट करते थे। उनके हॉस्पिटल ने एक नया सोनोग्राफी मशीन खरीदा देखने के लिए, मतलब ताकि उनका थायराइड का टेस्टिंग और बेटर हो जाए और इवॉल्व हो जाए। अब मशीन लॉन्च किया था तो उन्होंने सोचा चलो मैं खुद के गर्दन का सोनोग्राफी करके देखता हूँ कि इसका क्वालिटी कैसा है। जैसे ही उन्होंने अपनी गर्दन पे रखा, उन्होंने पाया कि एक नोड्यूल है, और हमारा एक स्कोर होता है सोनोग्राफी में, उस हिसाब से उनको समझ में आया कि हाई चांसेस है ये कैंसर है। उसके बाजू में गए और नेक को स्क्रीन करने लगे तो लिम्फ नोड दिखा जो मेटास्टैटिक था, यानी कि वो नोड्यूल कैंसर तो था ही, पर उससे कुछ कैंसरस सेल जाके एक सफ़ेद प्लाज्मा की गांठ में लिम्फ नोड में बैठ गए थे और वहाँ मेटास्टेसिस भी कर दिया था। लकीली उन्होंने ये मशीन टेस्ट की, उनको कोई लक्षण नहीं था, ना कोई वेट लॉस, ना भूख लगना कम, ना कोई गांठ। लकीली ये दिख गया तो उन्होंने फटाफट सर्जरी कराई, पूरा थायराइड और वो गांठें निकाली, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी ली और वो क्योर हो गए। नहीं तो शायद ये और फैलता, तब उन्हें पता चलता। पॉइंट ये है कि हाँ, ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। जैसा हमने देखा सिम्टोमेटिक या ऐसी गांठें जो बढ़ जाती है कॉस्मेटिकली, वो भी बहुत कॉमन है, 10 से 15% पॉपुलेशन को हो जाती है, और कैंसर्स भी 4 से 6% लोगों को तो होता है। तो डेफिनेटली एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में और बात होनी चाहिए, स्पेशली जैसे हम आगे पॉडकास्ट में बात करेंगे, जो मेरी इच्छा है हम करें, कि कैसे आज मैक्सिमम नोड्यूल्स का ट्रीटमेंट बिना किसी सर्जरी के हो सकता है। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही करीब है मेरे हृदय के। मैं इंडिया में इसके कुछ ट्रीटमेंट्स के लिए वन ऑफ द पायोनियर्स हूँ और वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम सेंटर्स। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। थैंक यू। तो सर ये इतना कॉमन है तो इसका मेन कारण क्या है और इतना कॉमन क्यों हो रहा है ये? गुड क्वेश्चन। सही बात है, अगर 10 में से 8 लोगों को ये गांठें बन रही है तो डाउट तो आता है कि कुछ तो लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम होगी या डाइट में जिस वजह से हो रहा है। देखो, एलोपैथी के पास पूरी तरह ये आंसर नहीं है कि कुछ लोगों को या इतने लोगों को ये गांठें बन रही है, थायराइड नोड्यूल्स बन रहे हैं। पर जितना आप रिसर्च पढ़ोगे, एलोपैथी रिसर्च एज वेल एज नेचुरोपैथी ओपिनियंस, आयुर्वेद प्लस नेचुरोपैथी ओपिनियंस, उस बेसिस पे मुझे कुछ कारण समझ में आए हैं। हो सकता है कुछ मेरे मेडिकल कलीग्स, मॉडर्न मेडिकल कलीग्स, मुझे इस बात पे नाराज़ हो मुझसे कि मैं ये कारण बता रहा हूँ, बट मेरा भी मानना है कि ये कारण है एस्टैब्लिश्ड। शायद मॉडर्न साइंस के हिसाब से रैंडमाइज ट्रायल्स में प्रूवन नहीं, बट एस्टैब्लिश्ड। पहला मुख्य कारण है मेरे ओपिनियन में डाइट।
जिसमें बहुत सारी चीज़ें आज हार्मोन डिसरप्शन करती है और गॉइट्रोजेनिक टेंडेंसी करवाती हैं। डाइट में ऐसे बहुत सारे कारण ढूंढे गए, जैसे वीट या ग्लूटेन, गेहूँ, कुछ वेजिटेबल्स जैसे क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड जिसमें हार्मोन डिसरप्टर्स बहुत होते हैं, कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं प्लास्टिक कंटेनर्स जिसमें आप खाना खाते हो, गर्म या ठंडा, या फिर टेफ्लॉन नॉन स्टिक पैंस। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे मेरे ओपिनियन में हाँ नोड्यूल्स की ग्रोथ हो सकती है। बहुत सेलिब्रिटीज़ भी है जिनके बारे में मैंने पढ़ा, जिन्हें जैसे ही पता चला उन्हें एक मेजर गॉइटर है, इंसिडेंटली उन्होंने तुरंत ग्लूटेन छोड़ दिया और उससे बहुत श्रिंकेज होने लगा या एटलीस्ट ग्रोथ स्लो हो गई। तो यस, पहला कारण है डाइट। सेकेंड, कुछ स्टडीज़ में आया है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ एक मुख्य कारण है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी जो कीटाणु से लड़ने के लिए है, वो आपके थायराइड को ही दुश्मन समझ बैठी है, नॉर्मल थायराइड सेल्स को, और अटैक कर रही है। जिस अटैक और रिपेयर साइकिल में ये गांठें बन रही है, जिन्हें रिपेरेटिव या वाइट नाइट नोड्यूल्स बोलते हैं। तो ये कंडीशन को ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस बोलते हैं, यानी कि इन्फ्लेमेशन ड्यू टू ऑटो इम्यून कंडीशन। अब क्यों ऑटो इम्यूनिटी हुई, क्यों आपका इम्यूनिटी इस तरह मिसफायर कर रहा है, वो भी कुछ लोगों का। अगेन उसके पीछे डाइट, लो विटामिन डी लेवल्स, बहुत सारे प्रपोजल्स हैं, कुछ प्रूवन कुछ अनप्रूवन, बट हाँ अगेन मेन रोल तो डाइट और लाइफस्टाइल का है। ऑफकोर्स लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस, ये मेजर फैक्टर्स है हार्मोन डिसरप्शन और इस टाइप के गॉइट्रोजेनिक टेंडेंसी की वजह से, इनका भी रोल है। एंड लास्टली हाई हार्मोनल इम्बैलेंस या हाई एस्ट्रोजन स्टेट भी कुछ हद तक नोड्यूल्स करवाता है। पहले अगर आप देखोगे हिस्ट्री में तो सबसे मुख्य कारण इसका था आयोडीन डेफिशिएंसी, क्योंकि डाइट में स्पेशली हिली एरियाज़ में, पहाड़ी इलाकों में सॉइल में पानी पहुंचता नहीं था, आयोडीन पहुंचता नहीं था, तो आयोडीन की मात्रा बहुत कम थी वेजिटेबल्स में, खाने में, इस वजह से होता था। आज वो काफ़ी कम हो गया है क्योंकि हर जगह आयोडाइज सॉल्ट है। लेकिन सेलेनियम और जिंक डेफिशिएंसी एक प्रपोज किया गया है, माइक्रो मिनरल डेफिशिएंसी, जिसके कारण से ये हो सकता है, क्योंकि आयोडीन तो भरपूर है लेकिन आयोडीन से जो थायरोक्सिन बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वो प्रोसेस के लिए सेलेनियम और जिंक चाहिए। तो ये 4 या 5 मुख्य कारण है मेरे ओपिनियन में जो नोड्यूल्स को पैदा करते हैं। तो सर इसके लक्षण क्या है और इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? सो अगर मेरे ओपीडी में 10 पेशेंट आ रहे हैं एक दिन में, उनमें से 8 में ये गांठ सामने आई है कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से, क्योंकि गांठ धीरे धीरे बढ़ी, या तो उन्हें खुद किसी दिन शीशे में दिख गया कि कुछ गांठ लग रही है उठी हुई, स्पेशली लोअर नेक में, पैरामिड लाइन, यानी कि बीच में नहीं, थोड़ा साइड में मैक्सिमम केसेस में, या फिर किसी रिश्तेदार या किसी फ्रेंड ने बोला कि अरे तेरे नेक में तो कुछ दिख रहा है, स्पेशली आप कुछ स्वॉलो कर रहे थे, पी रहे थे ऊपर देख के, तब वो स्वॉलो करते हुए दिख गई। तो मैक्सिमम केसेस में एक उठी हुई गांठ दिखना ये सबसे पहला सिम्टम या लक्षण होता है, स्पेशली थोड़ी बड़ी गांठ का, जिसमें पेशेंट को कोई प्रेशर सिम्टम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है सांस लेने में, खाना खाने में, सिर्फ दिख रही है गांठ। सेकेंड मोस्ट कॉमन कंप्लेंट है प्रेशर सिम्टम्स। वो गांठ बड़ी होने लगी है तो अब वो प्रेशर करने लगी है एयर पाइप या फूड पाइप पे, खाने में दिक्कत आने लगी है, सॉलिड फूड स्पेशली, या फिर सांस लेने में दिक्कत आने लगी है, स्पेशली सोते समय जब वो गांठ और गिर के एयर पाइप पे प्रेशर करती है। तो ये 2 सबसे कॉमन लक्षण हैं। इसके अलावा कभी कभी गांठ खुद बहुत ज़्यादा थायराइड प्रोड्यूस करने लगती है, जिसे कहते हैं टॉक्सिक या ऑटोनॉमस नोड्यूल, जिस वजह से हार्ट बीट बढ़ना, एंग्जाइटी होना, वेट लॉस होना, भूख ज़्यादा लगना फिर भी वेट लॉस होना, मेटाबॉलिक इश्यूज़, मेंस्ट्रुअल इश्यूज़, ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो ये कुछ कॉमन फैक्टर्स है जो सामने आते हैं। अगर साथ में थायराइडाइटिस है, ऑटो इम्यून डिजीज़, तो फिर कई बार नेक पेन, ईयर पेन, और साथ में हाइपोथायराइडिज्म के इश्यूज़ आते हैं, वेट गेन होना, मेटाबॉलिज्म स्लो होना, थकान लगना। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से गांठ सामने आती है। कई केसेस में, कुछ केसेस में मैं कहूँगा कि इंसिडेंटल डिटेक्शन होता है, जैसा वो डॉक्टर की स्टोरी हमने शेयर की कि पेशेंट अपना अल्ट्रासाउंड कर रहा था, किसी और कारण से नेक में पेन था, फेरेंजाइटिस या कुछ, या टॉन्सिल्स या कुछ देखना था, और गलती से दिख गया कि थायराइड में गांठ है, या चेस्ट का सीटी स्कैन कराया कोविड के लिए, खांसी के लिए, और उसमें आ गया कि थायराइड में गांठ है। तो इंसिडेंटल डिटेक्शन भी कभी कभी होता है। ये जनरली कारण है जिससे ये सामने आती है गांठ हमारे। तो सर इसे डायग्नोस कैसे करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो हम क्या टेस्ट करते हैं जिससे हमें काफ़ी श्योरिटी हो जाती है कि गांठ क्या है और इसका इलाज क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला बेसिक टेस्ट, ऑफकोर्स क्लिनिकल एग्जामिनेशन ओपीडी के बाद हम करते हैं कुछ ब्लड टेस्ट, जिसमें हम देखते हैं कि पेशेंट का T3, T4, TSH नॉर्मल है ना, ऐसा तो नहीं कि थायराइड लेवल्स लो है या हाई है,
ताकि हमें पता चले कि साथ में ऑटो इम्यून या टॉक्सिक प्रॉब्लम्स है। सेकंड, कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट करते हैं जैसे एंटी TPO, एंटी TG एंटीबॉडी, जिससे हमें पता चलता है कि ऑटो इम्यून तो नहीं है, पेशेंट के बॉडी में एंटीबॉडीज़ तो नहीं है जो उसी के थायराइड के एंटीजेंस को अटैक कर रही है, तो उससे हमें पता चलता है ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस तो नहीं है। तो ऐसे कुछ ब्लड टेस्ट है, कुछ ट्यूमर मार्कर्स है, थायरोग्लोबुलिन, कैल्सिटोनिन, ये सारे हम पहले फिनिश करते हैं। सेकंड, हम इमीडिएटली भेजते हैं एक सोनोग्राफी करवाने के लिए, गर्दन की सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, जिसमें हमें आ जाता है कि क्या ये गांठ है, अगर गांठ है तो कितनी सस्पिशियस है कि कैंसर हो सकती है और कितना चांस है कि ये नॉन कैंसरस है, जिसके लिए सोनोलॉजिस्ट एक टायराइड स्कोर देते हैं, यानी कि 5 चीज़ें गांठ के बारे में हमें बताते हैं, जिससे कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं और बताया जाता है कि ये गांठ कितना चांस से कैंसर हो सकती है और नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो अगर रेडियोलॉजिस्ट अच्छा है, वो अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी के हिसाब से टायराइड स्कोर दे रहा है, तो वही आपको बता देगा कि सर ये गांठ में कैंसर के चांसेस ना के बराबर है, आपको इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर वो बता देगा कि नहीं सर, इसको आपको फॉलोअप पे रखना है, चलो आप कुछ टेस्ट मत करो और, लेकिन हर साल इस पे नज़र रखो। या कुछ केसेस में वो बोल देगा सर मुझे इसमें डाउट आ रहा है, कैंसर भी हो सकता है, आप तुरंत FNAC करो, एक पतली सुई की जांच करो। और अगर हमें उसका आगे इलाज सोचना है या अगर डाउट है कैंसर का, तो हम FNAC करते हैं, यानी कि एक पतली सुई की जांच, जिससे हमें पता चलता है सेल्स लेकर कि इसमें कैंसर की संभावना है या नहीं, जिसके लिए दोबारा एक बेथेस्डा स्कोर होता है जो पैथोलॉजिस्ट देता है, उससे आइडिया आता है। कुछ केसेस में एंसिलरी टेस्ट होते हैं, जैसे एक न्यूक्लियर सिंटीग्राफी होता है, देखने के लिए कि टॉक्सिक नोड्यूल है तो ये नोड्यूल ही ज़्यादा थायराइड बना रहा है या पूरा थायराइड सेल्स बना रहा है, तो ऐसे एंसिलरी टेस्ट है। पर मुख्य टेस्ट सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट और FNAC, ये 3 टेस्ट पे मेजर ट्रीटमेंट डिसीजंस निर्भर है। तो सर इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो यहीं पे बहुत लोग शॉक होंगे इस पॉडकास्ट में कि थायराइड नोड्यूल्स की बात हो रही है। एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट यानी कि थायराइड स्पेशलिस्ट ने आके बात करनी चाहिए थी इस पे। या फिर अगर कुछ जो लोग सर्जरी करते हैं थायराइड नोड्यूल्स के लिए, ENT सर्जन्स, एंडोक्राइन सर्जन्स, उन्होंने बात करनी चाहिए थी इस पे आके। ये डॉक्टर गौरव जो एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट है, जिनका काम है नीडल्स या एंजियोग्राफी वायर से ट्रीट करना चीज़ों को, ये आके इस कंडीशन पे क्यों बात कर रहे हैं? इसका ट्रीटमेंट, पहले ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। इस पे निर्भर करता है कि गांठ कैंसरस है या नॉन कैंसरस। अगर गांठ कैंसरस है तो मैक्सिमम केसेस में, डिपेंडिंग ऑन द साइज, स्टेज, ट्रीटमेंट होगा सर्जरी। अगर वो अर्ली स्टेज है, पूरा थायराइड निकाल दिया जाएगा मैक्सिमम केसेस में, कुछ केसेस में हाफ थायराइड, बहुत कम केसेस में, मैक्सिमम केसेस में फुल थायराइड, साथ में लिम्फ नोड्स निकाले जाएंगे, टेस्टिंग के लिए सब भेजा जाएगा। अगर हमें लगता है कि हाँ शॉर्ट कैंसर है और वो भी थोड़ा बहुत फैला है या सीमित है लेकिन बड़ा है, तो रेडियो एक्टिव आयोडीन दिया जाएगा, ताकि अगर बॉडी में कोई भी सेल या अंश बचा है तो वो डेड हो जाए और मैक्सिमम केसेस में ये दोबारा ना हो। अब लकीली थायराइड कैंसर एक ऐसा कैंसर है, मतलब मेरी ऐसे भगवान से प्रार्थना होती है कि भगवान कैंसर देना ही है थायराइड का दे दो, क्योंकि 99.5% क्योर रेट है, यानी कि 200 में से 199 लोग क्योर हो जाएंगे, उन्हें दोबारा ये कैंसर नहीं होगा। देना ही है तो ये वाला कैंसर दे दो, क्योंकि क्योर रेट ऑलमोस्ट 99.5% है और वापस आने की संभावना भी बहुत कम है। स्पेसिफिकली जो कॉमन कैंसर्स है, पैपिलरी और फॉलिकुलर वाले, वो कोई गंभीर आ जाए तो ये भी नुकसान पहुंचा सकता है, बट मैक्सिमम केसेस में। बट अगर ये नॉन कैंसरस है तब हमारा रोल आता है। पहले क्या था, अगर गांठ पूरी तरह नॉन कैंसरस है तो इलाज क्या होता था? सर्जरी। अगर छोटी सी गांठ है, चाहे पानी की हो, कोलॉइड नोड्यूल हो, तो सर्जन के पास एक ही सॉल्यूशन था कि मैं आधा थायराइड निकाल देता हूँ। अब उससे प्रॉब्लम क्या है कि एक तो मेजर सुप्रा मेजर सर्जरी हो रही है, हेमीथायरॉइडेक्टोमी, आधा थायराइड निकाला जा रहा है। आजीवन आपको मेडिसिन पे जाने का चांस है, क्योंकि आधा थायराइड निकाल दिया, अगर बाकी का बचा हुआ आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म नहीं संभाल सकता तो आपको सारी ज़िंदगी थायराइड की मेडिकेशन लेनी पड़ेगी। साथ में अगर पैराथायराइड ग्लैंड, कैल्शियम के ग्लैंड्स का मैनिपुलेशन हुआ तो कैल्शियम की मेडिकेशन भी लेनी पड़ेगी। गलती से ऑपरेट करते हुए रिकरल लैरिंजियल नर्व को डैमेज हो गया, जो कई बार ऑल्टर एनाटॉमी से भी होता है, बेस्ट हाथों में भी, तो या ब्लीडिंग की वजह से नहीं दिख रही है नर्व और एक फाइबर डैमेज हो गया, मोटर फाइबर, तो आपकी वॉइस चेंज हो जाएगी, खुलदुरी बन सकती है, यानी कि बहुत कोर्स या कड़क बन सकती है फीमेल्स की वॉइस भी, और वो परमानेंट भी हो सकता है। ये दिक्कत है। दोनों साइड की डैमेज हो रही है तो बहुत मेजर गंभीर प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर एक साइड की हो रही है तो यूजुअली ये प्रॉब्लम आता है। तो ऑफ कोर्स पेशेंट ऑपरेशन के बाद ड्रेन्स के साथ, नेक में ट्यूब्स के साथ ICU जाएगा, 6 दिन हॉस्पिटल में लगेंगे, 3 हफ्ता टोटल रिकवरी में लगेंगे, जिसमें आप छुट्टी ले रहे हो, जो आज के टाइम में अगेन एक मेजर प्रॉब्लम है, अपने रूटीन से 3 हफ्ते का ब्रेक लेना। हर कोई चाहता था कि सर्जरी ना हो, एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम जारी है, गांठ आपको अच्छी नहीं दिख रही थी, अब वो तो निकल गई पर सारी ज़िंदगी के लिए एक स्कार भी आ गया, क्षति प्रॉब्लम। तो हर कोई ढूंढ रहा था एक सोल्यूशन बताओ जिसमें बिना सर्जरी के ट्रीट हो जाए। कंजर्वेटिव मेजर्स ट्राई किए, आयोडीन दिया, थायरोक्सिन गोलियां दी थी ताकि कम ग्रोथ हो जाए, सेलेनियम जिंक टैबलेट्स ट्राई की, लाइफस्टाइल डाइट चेंजेस की कि गाइट्रोजेंस कम हो जाए, हर पेशेंट पे नहीं असर आया। तब हमारा रोल आया। तब कोरिया के डॉक्टर बेक, एक फेमस साइंटिस्ट और डॉक्टर हैं, जिन्होंने कहा कि हम लिवर कैंसर्स को एक नीडल से जला देते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी या माइक्रोवेव एनर्जी यूज़ करके, हम किडनी कैंसर्स को जला रहे हैं, लंग कैंसर्स को जला रहे हैं,
कम से कम 15 बीमारियों में एक नीडल से कैंसर को जला रहे हैं और कह रहे हैं पूरी दुनिया में गाइडलाइंस में कि सर्जरी से बेटर है कैंसर के लिए, स्पेशली अगर कैंसर छोटा है, अर्ली स्टेज है। तो थायराइड में क्यों नहीं? ये तो नॉन कैंसरस गाट है, इसको भी जलाओ। तो बहुत सर्जन ने कहा अरे भाई इसमें फ़र्क है, इसमें आप जलाओगे तो आजू बाजू नर्व है, नसें है जो खून की जो ब्रेन को सप्लाई कर रही है, आप नर्व डैमेज कर दोगे हीट से, नसों को जलाओगे तो कितना कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। एयर पाइप है, फूड पाइप है, वो जल सकती है। तब उन्होंने कहा कि देखो आपको गाट को जलाना है, इनको बचाना है, आप गाट के और इनके बीच में थोड़ा सलाइन इंजेक्ट कर दो ताकि गाट तैर जाए सलाइन में, इन कीमती स्ट्रक्चर से दूर हो जाए, और तब आप गाट को जलाओ। और गाट को आप एक शॉट में मत जलाओ जैसे आप लिवर कैंसर जलाते हो कि 4 सेंटीमीटर एक साथ जला दिया। आप उसका एक एक हिस्सा कोना कोना जलाओ, धीरे 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 धीरे। इसको मूविंग शॉट टेक्निक बोलते हैं। तो ये टेक्निक और ये जो हाइड्रो डिसेक्शन की सलाइन से आप गाट को तैरा दो एक आइलैंड या टापू की तरह, और तब जलाओ ताकि उसकी हीट ये पानी आसपास का एब्जॉर्ब कर ले और बिल्कुल वो स्ट्रक्चर्स तक ना पहुँचे। ये इतना मैजिकल टेक्निक था कि वो दिन है और आज का दिन है, आई थिंक 30 साल के ऊपर हो गए ये एजाज को। ये धीरे धीरे मैक्सिमम कंट्रीज़ में स्टैंडर्ड ऑफ केयर बनता जा रहा है। इस टेक्निक को कहते हैं थर्मल एब्लेशन, यानी कि हीट से गाट को आप डिस्ट्रॉय कर दो, जिसमें अगर आप रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी यूज़ कर रहे हो तो रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हो तो माइक्रोवेव एब्लेशन। अब इंडिया में लकीली हमारे अवेयरनेस कैंपेन्स की वजह से हम इसका हाईएस्ट वॉल्यूम सेंटर बन चुके हैं और हम मैक्सिमम पेशेंट्स में एक नीडल से ये गाट को क्योर कर पा रहे, हम उसे जला पा रहे, जिसके बाद पेशेंट जब अपने घर जाता है वो गाट नेचुरली श्रिंक होकर गायब हो जाती है कुछ ही महीनों में। ऑफकोर्स सर्जरी की तरह ऐसा नहीं है कि आपने ऑपरेट किया, गाट निकाल दी, स्कार तो आया पर गाट निकल गई। हम सिर्फ गाट को जला रहे हैं। जब पेशेंट ओटी से निकलता है गाट वैसी ही दिखती है बाहर से, बट 3 महीने बाद हमें फ़ोटो भेजता है 80% कम हो गई है, 6 महीने बाद भेजता है 100% कम हो गई है बाहर से। सोनोग्राफी कराते हैं तो 6 महीने पे पता चलता है ठीक है 80-90% रिडक्शन हो चुका है, और 100% गायब होने में कभी कभी 3 साल तक लग जाते हैं। ना भी हो, एक डेड काला धब्बा पड़ा रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना अनोखा इलाज है ये थर्मल एब्लेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव एब्लेशन, जो आज इंडिया में भी स्टैंडर्ड ऑफ केयर बनना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में लोगों को पता ही नहीं है इस टेक्निक के बारे में। कोरिया, चाइना, इटली हम जाके आए, हमने देखा एक एक हॉस्पिटल में दिन में 15-15 एब्लेशन हो रहे हैं। पेशेंट सोनोग्राफी डिपार्टमेंट में ये टेक्निक करा रहे हैं और होने के बाद पेशेंट अपना हाथ से नेक पे कॉटन रखता है, बाहर बैठता है, 2 घंटे बाद ऑफिस जाता है। सो एक ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है, डे केयर भी नहीं। और यहाँ कोई सर्जन बात ही नहीं कर रहा है इस पर। सर्जन्स को या तो अवेयरनेस नहीं है या तो फेथ नहीं है इस टेक्निक पे अभी तक, या भेजना नहीं चाह रहे, पर पेशेंट्स को इन्फॉर्म ही नहीं किया जा रहा है कि ये टेक्निक भी है जो इसे क्योर कर सकती है। हम बात कर रहे हैं कि डेटा नहीं है, डेटा नहीं है। 10 ईयर फॉलोअप डेटा आ चुका है कोरिया और चाइना से। 10 साल बाद क्या हुआ वो पेशेंट्स का जिनकी गांठ जलाई, वो डेटा भी अब आ चुका है। और अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी का डेटा आ चुका है कैंसर पेशेंट्स पे। अगर किसी का कैंसर छोटा है उनको भी ये टेक्निक से ट्रीट किया और उनमें भी क्योर रेट्स बहुत आए और एक पेशेंट का प्रोग्नोसिस चेंज नहीं हुआ है। यानी कि एक पेशेंट में ऐसा नहीं हुआ है कि आगे जाके वो कैंसर फैल गया और गड़बड़ कर दी ये टेक्निक करके। और ये डेटा छोटे मोटे नंबर्स का नहीं है, 3000, 10,000 ऐसे नंबर ऑफ वॉल्यूम पेशेंट्स का है। डेफिनेटली मेरे ओपिनियन में ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर बनना चाहिए, आज ये टाइम आ चुका है। तो सर आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे ऑडियंस को? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको नेक में कोई कॉस्मेटिक लंप है जो आपने या किसी फ्रेंड ने पहचाना है, उसे इग्नोर ना करें। पहली चीज़, तुरंत अपने नज़दीकी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिले जो सेंट्रल डॉक्टर होने चाहिए इसके। देखिए आप ईएनटी सर्जन, एंडोक्राइन सर्जन के पास जाओगे, कोई हर्ज नहीं, आप जाइए, बट सर्जन का एक इंस्टिंक्ट होता है कि कंजर्वेटिव मैनेज करो, सर्वेलेंस पे रखो या सर्जरी, तीसरी चीज़ नहीं। तो एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट मेरे ओपिनियन में एक न्यूट्रल डॉक्टर है जो इसी का स्पेशलिस्ट है, वो आपको आगे गाइड करेगा। पूरे चेकअप के बाद अगर वो कैंसरस आती है तो डेफिनेटली एंडोक्राइन गाइडेंस में आप एक ऑन्को सर्जन को मिल सकते हो या थायराइड सर्जन को जो इसे ट्रीट कर सकता है। बट अगर उन्हें लगता है इसमें भी कि बहुत छोटा कैंसर है या पेशेंट ऑपरेट नहीं हो सकता है, तब हम इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट आपकी मदद कर सकते हैं। बट चलो कैंसर की इस पॉडकास्ट में बात नहीं करते हैं, सिंपल रखते हैं। पर अगर गोइटर बताया गया है या नॉन कैंसरस गांठ है, चाहे एक हो, ज़्यादा हो, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, एक तो उसे इग्नोर मत करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि समय के साथ वो कम हो जाएगी। कुछ केसेस में शायद हो जाए, पर मैक्सिमम केसेस में हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी आए जो 30 सेंटीमीटर की गांठ लेके आए या 900 ml की गांठ लेके आए जो छाती में जा रही है और एयर पाइप बिल्कुल एक धागा बन चुकी है, इतना दबाव है एयर पाइप पे। तो इतने स्टेज तक मत इंतजार करो। एक एंडोक्राइन सर्जन को मिलो, बट एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट को भी मिलो। अगर गांठ छोटी है तो माइक्रोवेव या रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन अपनाओ, हाई चांसेस है कि आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं मानता हूँ इंडिया में ये टेक्निक नहीं है कुछ डॉक्टर्स के लिए, हर कोई हाई वॉल्यूम या स्किल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है। रिजल्ट्स वेरिएबल हो सकते हैं, कुछ केसेस में फेलियर या कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, पर मैक्सिमम हाथों में, ट्रेंड हाथों में रिजल्ट्स 99% प्लस है और कॉम्प्लिकेशन रेट नियरली 0% है। सो एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से मिलो,
एब्लेशन टेक्निक एक्सप्लोर करो। अगर टेस्ट के बाद आता है कि 100% नॉन कैंसरस है, एब्लेशन हो सकता है, उसे अपनाओ, बहुत अच्छा टेक्निक है, सारे फ़ायदे हम आपको बता चुके हैं। 1% अगर आता भी है कि नहीं आप इसमें कैंसर का शक है, सर्जरी जाना पड़ेगा, तो आप जाइए, हिचकिचाइए मत उससे। एंड ऑफ कोर्स लास्ट में लाइफस्टाइल चेंजेस अपनाओ, डॉक्टर से मिलकर समझो क्या क्या लाइफस्टाइल से फ़र्क पड़ेगा, डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस, उससे भी फ़र्क पड़ेगा कि दोबारा गार्ड ट्रेकर ना हो। सो ये मैसेज के साथ मैं हमारे दर्शकों को छोड़ना चाहूँगा आज। थैंक यू सर। थैंक यू।